जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी। सरकार पर सवाल उठाए हैं और किस तरीके से उन्होंने कहा है अपने वीडियो। मैं आचार्य देव मुरारी बापू वृंदावन से आज ईटीवी के माध्यम से समस्त देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में आज जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हैं, जनता की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही है। लोग जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, हर जगह नदारत दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही और ना ही सरकार आम जनता तक पहुंच पा रही है। सरकार के इस रवैये से आम जनता दुविधा में है। आम जनता आज मजबूर हो गई है, आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो चुकी है। लॉकडाउन में सबको घर के अंदर रहने के लिए कहा जाता है। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो जुर्माना लगाते हैं, डंडा मारते हैं, घर में कुछ खाने को पूछने के लिए नहीं आता है। सारी समाज सेवी संस्थाएँ आज के दिन अपने अपने घरों में बैठी हैं क्योंकि लॉकडाउन में सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। सरकार के पास केवल डपोर शंखी घोषणाओं के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप जब जनता का नकारात्मक जवाब सरकार को दिखाई पड़ रहा है, इसलिए अब डपोर शंखी घोषणाएं हो रही हैं। जनता त्रस्त है, जनता की आवाज़ आज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। इसका खामियाजा सरकार को ही भोगना पड़ेगा। और आज जनता के बीच में जो समस्याएं हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी सांसद उन लोगों के बीच तक, उनके घरों तक नहीं जाता है कि वो परेशान हैं, कुछ खाने को मिला है या नहीं मिला। इस तरह की यह परेशानी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। इसका सरकार को ही खामियाजा भोगना पड़ेगा। आम जनता तो बेचारी हमेशा पिसती आई है, आज भी पिस रही है और कल भी, भविष्य में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, भविष्य भी अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये जो तमाशा उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में हो रहा है, जनता पूरी तरह सरकारों को नकार चुकी है और परिणाम सरकार को ही भोगना पड़ेगा। आम जनता की मदद करे सरकार, वरना ये सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में और 24 में केंद्र में आने वाली नहीं है। हम संत समाज की ओर से आम जनता और गरीब की आवाज़ को आगे बुलंद करते हुए ये टीवी के माध्यम से जनता के बीच में रख रहे हैं। आम जनता परेशान है, सरकार ध्यान दे। आम जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। कुछ दलाल इन लोगों के माध्यम से सरकार के कानों में गलत अफवाहें पहुंच रही हैं। सरकार जनता को कोरोना की महामारी से इलाज में सक्षम साबित नहीं हो रही है। यह सब जनता परेशान है। इन्हीं शब्दों जी, सुशील वाजपेयी साहब, श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य मुरारी देव जी ने, जो बापू जी हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं उनकी नीतियों पर। कहा है कि उनके पास अच्छी नीतियां नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। क्या कहेंगे सुशील वाजपेयी साहब? बिल्कुल आचार्य जी के सारे विचारों से हम पूर्णतः सहमत हैं। पूरी तरह स्थिति उत्तर प्रदेश की यही है, केवल वादे हैं, कोई सुनने वाला जनता का नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं और ये ही चला रवैया तो आगे सरकार आने वाली नहीं है। लेकिन एक तरफ जहां सरकारी मशीनरी पर अगर कोई पत्रकार सवाल उठाता है तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्या कहेंगे सुशील वाजपेयी? ये अघोषित आपातकाल की स्थिति उत्तर प्रदेश और देश में है जी। मीडिया चौथा स्तंभ है संविधान का, जिसको स्वतंत्रता पूर्वक बात रखने का अधिकार है, तो वो नहीं दिखाया जा सकता है। वो दबाव में है सरकार के, उसको अपराधी बना दिया जाएगा। तो ये अघोषित आपातकाल की स्थिति भारत गुजर रहा है इस समय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, इसने अघोषित आपातकाल की स्थिति कर दी है। कमलेश तिवारी साहब के, जो हिंदू समाज पार्टी के जो संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो हमारे बीच में नहीं है, और हिंदू रक्षक, उनके विवादित बयान पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन से उनको जान से मारने की धमकी आती है और उस पर जो एजेंसियां थी, खुफिया एजेंसियों ने भारत सरकार को चेताया कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके बावजूद भी उनको इतनी बड़ी सुरक्षा नहीं दी गई। कंगना राणावत को सुरक्षा जरूरी थी या फिर कमलेश तिवारी को? जिस तरीके से कंगना राणावत जी को भले ही बाद में दी गई, लेकिन क्या ये सुरक्षा जरूरी थी या फिर कमलेश तिवारी साहब को? आपको बता दें कि जब उनके ऊपर रासुका लगा विवादित बयान देने के पश्चात,
तो उस समय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में। जी। उसके बाद वो जब जेल से छूट के आए तो उनके पास 4 सुरक्षा गार्ड गनर थे और 13 की पुलिस गार्ड थी। जब प्रदेश उत्तर सरकार ने प्रदेश उनको सुरक्षा सरकार मुहैया करवाई थी। जी, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी की सरकार आई, उन्होंने सारी सुरक्षा हटा ली, केवल एक गनर रह गया और एक कांस्टेबल थाने से, आसानी थाने से बिना असलहे के आता था। किस लिए कारण नहीं बताया कि क्यों सुरक्षा कोई हटवा रहे हैं? कोई कोई कारण नहीं बताया गया, जबकि 1 साल पहले गुजरात में एक आतंकवादी पकड़ा गया था, तो एटीएस ने जांच किया तो उसने बयान में बताया कि कमलेश तिवारी की हत्या की मैं प्लान बना रहा था। जी। उसके मतलब अगर बावजूद भारतीय जनता पार्टी में आप अगर जुड़े हैं तो आप देश के नागरिक हैं, लेकिन अन्य किसी पार्टी में अगर आप हैं तो देश के नागरिक नहीं है और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। बीजेपी हत्याओं पर, हिंदुओं की हत्याओं पे राजनीति करती चली आ रही है। जी। 1990 से जब से इसका मतलब थोड़ा उत्थान हुआ तो बस हिंदुओं की हत्याओं पर, चुनाव के कमलेश पहले तिवारी हिंदू हत्याकांड पर अब कमलेश तक क्या तिवारी एक्शन लिया है उत्तर प्रदेश कमलेश सरकार? तिवारी एक कट्टर हिंदूवादी नेता उभर रहे थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने सुरक्षा तमाम वापस कर ली। तमाम राजनेता हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एक कट्टर मुस्लिम नेता हैं, तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं है ना कि आप उनके ऊपर किसी तरह का उनके ऊपर प्रहार किया जाए, या लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का और कट्टर होने का अधिकार है, संवैधानिक तरीके से सभी चलते हैं। असदुद्दीन जी जी ओवैसी साहब भी अपने भाषणों को और अपने बयानों को बोलते हैं तो वो लोकतंत्र के दायरे में भी रह करके बोलते हैं और कभी-कभी जी बाहर भी जी हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोकतंत्र को मानते नहीं या फिर संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहे हैं। ठीक उसी जी। तरीके से अगर कमलेश तिवारी साहब भी अगर अपनी जो है राजनीति कर नहीं रहे तो थे, तो अगर उनको उन्होंने लगता था वो बयान दिया लोकतंत्र के था कि दायरे में रह करके ही कर रहे थे। जी। संवैधानिक तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, अगर उन्होंने बयान दिया था तो जो कार्रवाई है आईपीसी के तहत मुकदमा हुआ, उसके बाद रास्ता लगाया गया उनके ऊपर, उसके बाद सुरक्षा हटा लेना, ये हत्या की नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर बनती है। ये अगर बयान कहीं हमारा गलती उसी है दिन तो था। देश में उनके ऊपर कानूनन जो है मुकदमा भी चलाया जाएगा और सजा भी होगी, लेकिन जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, जिस चीज को आप हटा नहीं सकते हैं, चाहे वो क्यों ना, जब तक आरोपी है तब तक तो आप बिल्कुल नहीं, दोषी होगा तो जी सलाखों के पीछे होगा, लेकिन जी आरोपी है उस पर तय नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि अगर ऐसा कुछ आपको संभावना लगती है और एजेंसियां बता रही हैं, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब कोई मुद्दा हो तो ऐसे में सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इतना गैर जिम्मेदार है कि उनके महमूदाबाद स्थित आवास पर उनका बड़ा लड़का रहता है, उनकी माताजी रहती हैं, उनके पिताजी रहते हैं, उनकी सुरक्षा 6 महीने पूर्व वापस ले ली। केवल किरण कमलेश तिवारी के पास एक गनर मौजूद है और नीचे 3 गारद में पुलिस है, और जबकि श्रेणीबद्ध सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया था कि देंगे। उनकी अभी हत्या के केस बाद कहाँ तक लगातार पहुंचा हुआ है? जी अभी केस कहाँ तक पहुंचा हुआ है? कमलेश तिवारी साहब का अभी जो केस है वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है? क्या दोषियों चार्ज को पर अभी तक सजा मिल पाई है? नहीं। आरोप तय होने पर बहस चल रही थी। उसके बाद वो कोरोना का लॉकडाउन हो गया पिछले साल मार्च में, तब से मुलजिम कोर्ट जेल में ही है। क्या फांसी की संभावना है कि ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे दुर्दांत लोगों को फांसी दी जाएगी? बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से दो लोगों को तो फांसी मैं करा के ही रहूंगा। बाकी 3 के लिए और प्रयासरत हैं जो गंभीर रूप से उस योजना बनाने में थे। उन 3 लोगों को और भी, वैसे तो 13 मुलजिम है उसमें, मगर 5 लोगों को जो हमने तैयार किया है, चार्जशीट में अध्ययन किया है, तो 5 लोगों को फांसी की सजा का अनुमान है कि 5 लोगों को हम फांसी की सजा दिला देंगे। पार्टी जो काम कर रही है पहले भी वही काम कर रही थी, नीतियां तो वही हैं, नीतियां नहीं बदली, सिर्फ नेता बदले हैं आपके। तो क्या अभी भी आपको खतरा है? जी, हम मेरी एक सुरक्षा के लिए मुझको एक गनर दिया गया था, वो भी फरवरी में सरकार ने वापस ले लिया, जबकि हत्या अभियुक्तों द्वारा हमको कोर्ट परिसर में जान से मारने की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। जी। उसके पश्चात हम कमिश्नर से मिले, उसके बावजूद भी आज तक कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गई हमको। कोर्ट ने इस विषय पर क्या कहा? क्योंकि अदालत की भी अपनी एक अपना विवेक होता है और वो भी अपना निर्णय या कोई भी एक नहीं संज्ञान में आने तो के बाद में वो उस पर जो है कुछ ना कुछ सुनाते हैं। जी, कोई नहीं ना कोई तो तो फैसला देते ही सरकारों को।
इसके लिए हम अभी उच्च न्यायालय में याचिका तैयार है, लॉकडाउन खुल जाए तो उसके बाद हम उच्च न्यायालय जाएंगे सुरक्षा की लेकर के। जी और हमने अनुरोध किया कि कम से कम जब सुरक्षा आपने प्रदान की थी तो जब तक विचाराधीन मामला है तब तक तो सुरक्षा की आवश्यकता है ही है, जी मगर उस पर कोई बिल्कुल, हमें उम्मीद है कमिश्नर कि कोर्ट का अपना विवेक होता है। कोर्ट कहीं ना कहीं जो है इस चीज के बारे में, क्योंकि उनका अपना एक तरीका होता है, वो अपने तरीके से, क्योंकि इसीलिए लोग कहते हैं कि जब हर जगह से हार जाता है इंसान तो फिर कोर्ट में बैठे हुए नहीं भगवान पर ही भरोसा रह जाता है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। नहीं, उसकी तैयारी हमने कर ली है, उसकी तैयारी हमने पूरी तरीके से कर ली है, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए। लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत हम रिट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में जी सुरक्षा के संबंध में। और श्रेणीबद्ध सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया माननीय किरण कमलेश तिवारी जी के लिए श्रेणीबद्ध सुरक्षा के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, क्योंकि सरकार तो सुनने वाली नहीं है। न्यूज चैनल पर क्या आप हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था, वास्तविक क्या हुआ था? हालांकि दिखाया कई चैनलों ने बताया, और आपको भी इस केस के बारे में पूरा पता होगा कि कहानी शुरू कहाँ से हुई और इस कहानी का कैसे ये वो लोग जो है सफल हुए इसमें अपने जो है इस इसमें वारदात दो को अंजाम मुख्य देने के लिए। ये दो मुख्य अभियुक्त जिन्होंने हत्या किया है, अशफाक और मोइनुद्दीन, जी ये दोनों सूरत के रहने वाले हैं और वहां से फेक आईडी हिंदू के नाम से बना करके ये हिंदू समाज पार्टी के हमारे एक गौरव गोस्वामी है कार्यकर्ता, उनसे जुड़े। उसके बाद जुड़ने के बाद उन्होंने उनसे टेलीफोन गौरव गोस्वामी कहाँ से थे? गौरव गोस्वामी इटावा के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हैं जी और उसके बाद उन्हीं के द्वारा कमलेश तिवारी जी का उन्होंने मतलब नंबर लिया और कहा कि वहां एक मुस्लिम लड़की है जिससे हम शादी करना चाहते हैं और अगर वहां रहेंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी, इसलिए हम आपसे मिलने आ रहे हैं और उस लड़की को लेकर के, और आप हमारी शादी करा दीजिए और लखनऊ में रहने की व्यवस्था करा दीजिए। इस तरह का झांसा देते हुए वो मिलने के लिए यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने तुरंत ये घटना घटित कर दी। तो उसके बाद में पार्टी में कोई नई नीति बनाई गई? कैसे वेरिफिकेशन करते हैं आप किसी से मिलने से पहले? आपका हर नेता, क्योंकि जिम्मेदारी अब आपकी खुद की है, हम आपकी किसी को भी सदस्य बनाने के लिए सबसे पहले तो आधार लेते हैं और उसका आधार वेरिफिकेशन करते हैं। आधार उन्होंने भी दिया था मगर फेक आधार दिया था। आधार के ऊपर वेरिफिकेशन से ही काम चलेगा या फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाने की जरूरत है? क्योंकि आप ऐसे विषय पर काम कर रहे हैं, आपकी पार्टियां की आपकी जो पार्टी की नीतियां हैं वो वही हैं जो कमलेश तिवारी साहब ने बनाई थी। नहीं, नीचे वो नहीं, वही नीतियां हैं, केवल हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, भारत हिंदू राष्ट्र। लेकिन क्या आपको लगता है कि आधार कार्ड चेंज नहीं किया जा सकता? आधार कार्ड आप वेरिफिकेशन इतना ही नाम तो कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन नाम में क्या किया जा सकता? सुरक्षा की व्यवस्था ये बढ़ाई गई कि नीचे तलाशी होती है हर व्यक्ति की मिलने से पहले तलाशी होती है कार्यालय में, उसके पश्चात ही मिला जा सकता था। लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की ही आपने तैयारी की हुई है या फिर आपके प्रदेश लेवल के जो अन्य नेता हैं उनकी भी सुरक्षा की कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी है? पार्टी ने क्या नीतियां, उन पर क्या विचार है? नहीं, उनके लिए भी निर्देश दिया गया है कि अगर कोई अननोन पर्सन मिलने आता है तो उससे कम से कम अपने 2-4 लोगों के साथ ही मिलिए और सतर्कता के साथ मिलिए। पहली बार मुलाकात हो रही तो सतर्कता के साथ मिलिए और पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तब मिलने का प्रयास कीजिए। और राष्ट्रीय स्तर पे तो सुरक्षा जितनी मिली हुई है उसके हिसाब से हम लोग सतर्क हैं, मगर सुरक्षा के मामले में बहुत उदासीन है, जिसके कारण कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी। वही रवैया बिल्कुल हमारी सुरक्षा हटाने से तो हमको यही मालूम पड़ता है कि कमलेश तिवारी जी के साथ जो घटना हुई थी वही घटना दोबारा पुनरावृत्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी सुरक्षा हटाई है। बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं मैं इस बात को, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हत्याओं पर, हिंदुओं की हत्याओं पर राजनीति करती आई है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की हत्याओं से सरकार को क्या फायदा है? क्या हिंदू नहीं लगता है कि इस चीज के लिए अगर उन्होंने बनाया हुआ है हिंदुओं की वोट बैंक को आखिर पाने के लिए, जी ये फर्जी हिंदुत्व का ढोंग रचाते हैं, ये हिंदुओं की रक्षा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं,
हिंदू मरे तो बताएं कि हाँ हम हमदर्द हैं, बाकी तो सब मुसलमान वाली पार्टियां हैं। बंगाल में देख लीजिए, इनके कार्यकर्ताओं ने मतदान किया, सड़क पे मारे जा रहे हैं और केंद्र सरकार धरना दे रही। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धरना दे रहा है। अरे विपक्ष में थोड़ी बैठे हो, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को असीमित पावर है। राज्यों में तुरंत सरकार की जगह किसे बिठाया जाए? नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में, तो केंद्र में क्या कांग्रेस को बनाया जाए, जिससे फिर उसके बाद में सुरक्षित हो जाएंगे? नहीं नहीं, ये हम नहीं कहेंगे कांग्रेस को बैठाया जाए। कांग्रेस ने तो पूरा 60 साल में इस्लामीकरण का पूरा एजेंडा किया है और पूरी तरह से देश को इस्लामीकरण करने की पूरी व्यवस्था की है। बहुत नुकसान किया देश का, बहुत आर्थिक नुकसान किया, लूटा है देश को। और सबसे बड़ा नुकसान जो किया है आर्थिक, वो इस्लामीकरण का बहुत बड़ा किया है। उससे थोड़ा तो निजात है, मगर इनकी सबसे बड़ी कमी है कि अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है जी। तो ये ऐसा कर पाने में क्यों असमर्थ हैं? क्यों ऐसा इनको लगता है कि इसलिए असमर्थ हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में भी रहा और काफी दिन 25 साल लगभग हमने भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया और मैं कट्टर हिंदू होने के नाते हमको कोई वहां पद नहीं मिल पाए, न लाभ मिल पाया सरकारी, और न हम चाहते भी नहीं थे। हमारा हिंदुत्व तो कट्टर होना चाहिए। तो जो इनके यहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसमें तो बीजेपी के दामाद हैं सब लोग बैठे, तो ये बीजेपी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ क्या कर लेंगे? जो भाजपा के नेता हैं उनकी लड़कियों को जो लव जिहाद से फंसा के ले जाते हैं उनको तो ये दामाद मान लेते हैं। उन्हीं के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना दिया, उनको राज्यसभा सदस्य बना देंगे। लेकिन दूसरी तरफ योगी जी खुद ही बैठ करके बोलते हैं ना कि लव जिहाद के खिलाफ जो है ये चीज है, ऐसा नहीं करिए वैसा नहीं करिए। लेकिन वहीं बीजेपी के नेता, राजनेता जो है, उनकी अगर लड़कियों को आप देखते हैं और ये चीज देखते हैं तो वो तो सामने ही सभी को दिख रहा है, उसमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अगर आप गूगल पर डालें तो सामने खुल करके आ जाता है। फिर लव जिहाद पर बोलने की क्या जरूरत है? उसको हम दामाद प्रकोष्ठ कहते हैं भाजपा का जी। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को दामाद प्रकोष्ठ हम कहते हैं और वो बिल्कुल सत्य बात हमारी है जी। और योगी केवल मुंह से कहते हैं, बाकी कर नहीं सकते हैं। करेंगे तो वही जो केंद्र उनको निर्देश देगा वही वो करेंगे, उसके अलावा तो करेंगे नहीं। कमलेश तिवारी पर कभी जो है 2 शब्द प्रधानमंत्री साहब ने कुछ बोले, कुछ कहे कभी मन की बात में? एक शब्द नहीं बोला और एक शब्द नहीं बोले और एक भी वादे नहीं पूरे किए। उनके लड़के को नौकरी की बात थी, उचित मुआवजा देने की बात थी, तो 15 लाख रुपए केवल दिया गया जी। और सुरक्षा के लिए कहा गया था, वो भी नहीं सुरक्षा बढ़ाई। और जो पार्टी में हम महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं और केस की पैरवी शुरू से कर रहे हैं और हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दिया उन हत्यारों ने, उसके बावजूद भी हमारी सुरक्षा हटा ली गई है। तो हम तो ये सोचते हैं कमलेश तिवारी के घटनाक्रम को पुनरावृत्ति करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। देश के अंदर एक इतने बड़े जो है, अगर राजनेता सुरक्षित नहीं है, विधिक सलाहकार सुरक्षित नहीं है, उच्चतम न्यायालय कोर्ट के जो है अधिवक्ता अगर सुरक्षित नहीं है, और अगर इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के जो है विधिक सलाहकार अगर सुरक्षित नहीं, तो मुझे लगता है कि सरकारें कर क्या रही हैं, किस सुरक्षा की बात करती हैं? जंगल राज हो गया, सुरक्षा की नागरिकों की जिम्मेदारी भी है कि उनकी सुरक्षा जो है की जाए। उत्तर प्रदेश में पूरा जंगल राज हो गया, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई। जातिवाद इतना उन्मादित हो चुका है। अभी कानपुर की घटना है, अपराधियों को बचाने के लिए उनका ठाकुर नेता संगठन का जिले का मंत्री केवल जी, उसने पुलिस की गाड़ी से उतार लिया जी अपराधी को। क्या कोई दूसरी पार्टी के पदाधिकारी कर सकते थे? जी। ये स्थिति है। इस तरीके की अदालतें नाम की अगर कोई चीज नहीं रह गई तो ये कहना तो खैर गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो निंदनीय है, होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक कानून के राज्य में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए कि ठाकुर अगर अभियुक्त है तो उसका पूरा संरक्षण किया जाएगा, अगर ब्राह्मण है उसकी हत्या हो जाएगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो गई
कि हजारों ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई। एक अच्छा सुशासन तभी कहा जा सकता है कि जिस सुशासन में, जिस और शासन में आपको और जिस एक शासन एक के प्रकरण अंदर। यहाँ कानपुर का और बता दें, खुशी दुबे नाबालिग है और 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। जी उसको जबरदस्ती 10 महीने से जेल में रखा गया। परसों हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया उससे जाके, उसकी गंभीर स्थिति है, लोहिया में एडमिट है, लखनऊ में मिली जाके। पहली कोई नेता थी जो मिलने वाली उससे। उसका क्या दोष है? उसके ऊपर जो जो धाराएं लगाई गई, 2 दिन की ब्याहिता औरत के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। किस लिए? क्या ये इनकी सिर्फ नाकामी ही कही जा सकती है? पूरे देश ने जब कहा कि 2 दिन की ब्याहिता के ऊपर आप गैंगस्टर, एक कौन सा गैंगस्टर उसने किया और कौन से ये केस? कोई केस तो आप खोलिए, आप देश के अंदर, आप बाहर आप लाइए। सिर्फ किसी के साथ शादी कर लेने भर से वो व्यक्ति अपराधी तो नहीं हो जाता। और अगर नहीं ऐसा नहीं, है, ये नहीं, सुनिए, अपराध शास्त्र का बिल्कुल सीधा सिद्धांत है कि क्रिमिनल लायबिलिटी इंडिविजुअल होती है, जी व्यक्तिगत। अगर अपराध हमने किया है तो अपराध की सजा हमको मिलेगी, हमारे परिवार को नहीं मिल सकती है। जी और हमारी मृत्यु हो गई तो सारे दोष मुक्त हो गए। लेकिन हमारे सबसे बड़ा परिवार सवाल को ये है कि राजा भैया साहब को सजा दी थी, मायावती ने हाँ, केस भी लगवाए थे और ठुकवाए भी थे, अंदर भी किया था जेल के अंदर। जी अगर जी मायावती सही है तो फिर राजा भैया बाहर क्या कर रहे हैं? अगर राजा भैया गलत है, अगर राजा भैया सही है तो फिर मायावती जी बाहर क्या कर रही हैं? इन दोनों पर हाथ डालने से क्यों कतरा रही है बीजेपी? अगर दोनों में से किसी ने गलत किया है तो इनके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं। क्यों? नहीं नहीं, उनको, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि विकास दुबे की पुलिस ने हत्या की, वो इनकाउंटर नहीं है, जी पुलिस द्वारा हत्या की गई। और हत्या बिल्कुल करने का अधिकार किसी को नहीं प्राप्त संविधान में। बिल्कुल, इनकाउंटर की पुलिस को बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से हत्या की गई, क्योंकि आप किसी को हथकड़ी नहीं। बांध के आप लेके जा रहे हैं। फिर अदालतों का मतलब क्या है? अर्थहीन है नहीं, फिर अदालतें, अगर अदालतों में अगर आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। जो इनकाउंटर प्रक्रिया है उसका सीआरपीसी में सेक्शन 46 लिखा हुआ है, गिरफ्तारी का प्रकार। तो जी गिरफ्तारी के प्रकार में कोई भी पुलिस अधिकारी आपके पास पहुंचेगा, वो आपको सूचित करेगा कि आप इस अभियोग के दोषी हैं, आप शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से समर्पित कर दीजिए। जी नंबर 2 लिखा सबसेक्शन 2, 46 सबसेक्शन 2 नहीं, में। जब एक व्यक्ति समर्पित कर देता है अपने आप को, जब उसने किया, मैं अजमल आमिर कसाब से मैं तुलना नहीं करूंगा। अजमल आमिर कसाब जिसने सरेंडर नहीं किया, जिसको जबरदस्ती पकड़ा गया था, उसने कई सालों तक बिरयानी खाई है इंडिया की और उसको जिंदा जी रखा। हालांकि जी मजबूरी जी, थी, मजबूती थी क्या नहीं ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जो भी था, ये वो न्यायिक मजबूरी जो थी। व्यवस्था थी। जी वो मजबूरी थी, अल्पसंख्यकों का दबाव था। हाँ, वही उनका दूसरी तरफ उनका अगर एक व्यक्ति अपने आप अपनी स्वेच्छा से समर्पण कर देता है तो विकास उसको आप दुबे अदालत तक ब्राह्मण, नहीं लेके जा पा विकास रहे हैं, दुबे तो इसको क्या ब्राह्मण था, कहेंगे? अपराधी था, इसलिए वो बहुत बड़ा अपराधी था। और मुख्तार अंसारी बहुत बड़े सूफी संत हैं, जी जिसने भाजपा के कृष्णानंद राय की हत्या सहित सैकड़ों हत्याएं करवाई। तो उसकी ये गाड़ी नहीं गाड़ी पलट कौन सकती सकती है, थी? उसकी गाड़ी नहीं गाड़ी, पलट सकती है, क्योंकि योगी जी की गाड़ी पलट जाएगी। अगर उनकी गाड़ी पर, हालांकि इस तरीके के सवालात हर चीज पर उठते आए हैं, पुलिस भी कहीं ना कहीं जो है कोई बहाना नहीं बना सकी। उस समय हमने लगातार जो है देखा, तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पुलिस को अपनी छवि बनाए रखनी चाहिए और वो किसी सरकार के दबाव में कैसे आ सकते हैं? उनको अपना काम अभी अपने अपने तरीके से करना अभी चाहिए। इसलिए नहीं बना और वो ये, पाई। और सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो न्याय व्यवस्था का हिस्सा है, ना कि किसी सरकार का। तो न्याय व्यवस्था का अगर हिस्सा है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको ले जाना चाहिए था और वो आज वहां होता। अगर उसको 10 नहीं, साल भी लगते। गलत किया। हम इस चैनल के माध्यम से कहते हैं कि विकास दुबे के साथ जो भी हुआ गलत हुआ। रात की मुठभेड़ जो हुई, अगर आपको जानकारी मिल जाए कि आपकी हत्या करने आ रहे हैं सुशील वाजपेयी, तो जी आपको धारा 100 आईपीसी के तहत अधिकार प्राप्त है अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाने का। जी तो उसने, लेकिन एक वो व्यक्ति, इनकाउंटर हुआ 4 लोग जिसमें उनकी नहीं, गिरी हुई और 8 लोग मारे गए। सबसे बड़ी ये चीज रही कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे विकास दुबे के साथ में। एक टांग भी काम नहीं कर रही थी। दूसरी चीज है कि हथकड़ी भी पड़ी हुई थी। तो भाई अर्जुन था क्या जो उसने गोली सभी चलाई? जितनी गोलियां चलाई वो सभी को छू करके निकल गई, किसी को गोली लगी नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। और उसके बाद गाड़ी, किस गाड़ी में आप लेके गए कि कब आपने वो बदला, क्या किया? कम से कम वो कुछ वो बहाना तो तो बना लेते आप। वो तो 27 साल की वकालत में हमने सैकड़ों चार्जशीटें पढ़ी हैं पुलिस की। इतना बहादुरी दिखाते हैं,
सैकड़ों मीटर दौड़ते हैं और प्राणों की चिंता न करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए गोली चलाते हैं। इनकी गोली केवल लगती है, उसकी गोली हवा में जाती है। जी, देखिए, मैं किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं कर सकता और ना मैं करता हूँ, लेकिन अपराधी को जो अधिकार मिले हैं उनका भी हनन नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपराधी हो या फिर देश का नागरिक। अपराधी आप तब तक उसको नहीं बोल सकते जब तक कि साबित नहीं होता है। अदालत में ये चीज साबित होती है, उसको फांसी होती है, कुछ होता है, वो एक अलग विषय था। नहीं, दोष सिद्ध होने के पश्चात भी उसके मानवाधिकार के अधिकार नहीं समाप्त होते हैं। बिल्कुल, मानवाधिकार के अधिकार नहीं समाप्त होते हैं। मानवाधिकार किसी को नहीं है। आजीवन कारावास की सजा हो जाए तो क्या जेल में हमको हमारी हत्या कर दी जाएगी? ये अधिकार किसको प्राप्त है? जी, जो मानवाधिकार है वो मिलने भी चाहिए और मिलने ही चाहिए। कैसे मिलेंगे? अगर जो है हमारी सुरक्षा के जो रक्षक हैं, अगर वही हमारे साथ में खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उनको उस न्याय व्यवस्था का पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हिंसक के सामने हिंसक बन जाएंगे, फिर आप न्याय व्यवस्था का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि संविधान और कानून हमें इजाजत नहीं देता है इस चीज की। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार 4 वर्षों से ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं करवा रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही और ब्राह्मणों के जो असंतोष है उसको समाप्त नहीं कर पाएगी। कोई मरहम इनके पास नहीं है। जो इसका खामियाजा इनको 2022 में भुगतना पड़ेगा और हिंदू समाज पार्टी 100 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में। इनकी एक प्रशासनिक व्यवस्था पर एक वीडियो संदेश हमारा आया हुआ है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी साहब का। मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ, आप उसे सुनिए। हमारे परिचित हैं जी, मैं उनका वीडियो आया हुआ है एटीवी चैनल पर और उनका वीडियो संदेश जो है आया हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी। प्रणाम, मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा। मित्रों, सरकार पूरे देश की होती है, एक पार्टी की नहीं। पार्टी के माध्यम से सरकार बनाने की क्षमता हम बना सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद सरकार देश की होती है और सबकी होती है। आज देश के सारे राजनीतिक दल जातीयता का जहर फैला करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। सभी दल कर रहे हैं इस तरह के गलत कार्य। आरक्षण के माध्यम से जब आप कहीं स्थापित करोगे तो योग्यता का वध होगा, अयोग्य व्यक्ति आएगा, शासन सत्ता में आएगा, न्यायपालिका में आएगा, कार्यपालिका में आएगा। तो जो हम आप समझ रहे हैं कि समाज और देश में क्यों विकृति आ रही है, इसका मूल कारण यही है। आज देश की जनता की भावनाओं का शोषण हो रहा है। हम सनातनी हैं, हमारी भावना को जान करके इसका क्या काट है राजनीतिक दलों के पास, वो रास्ता अख्तियार करते हैं। हम राष्ट्रभक्त हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं, हम राम भक्त हैं। हम भावनाओं को जानने के बाद हमारी भावना का शोषण करके ये राजनेता और राजनीतिक दल हमारा शोषण कर रहे हैं। आज देश की जनता गुलाम हो चुकी है। हम सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे कि भारत गुलाम था ब्रिटानिया हुकूमत के हाथों में। तो कितनी यातनाएं हमारे पूर्वजों ने उस दौरान झेला होगा, आज हम महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं और उसके शिकार हैं। हाय हाय मचा हुआ है पूरे देश में। शासन प्रशासन नाम की कहीं कोई चीज दिख नहीं रही है। कहीं किसी पीड़ित को, जरूरतमंद को, गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम घटनाएं हैं, आप देख लें कि पीड़ित को न्याय चाहिए, पीड़ित को और प्रताड़ित प्रशासन और सरकारें कर रही हैं। गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। भय की राजनीति पूरे देश में व्याप्त है कि आप डर के घरों में रहिए। आप अपनी मूलभूत समस्याएं, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बीमारी पर आपका ध्यान न्याय से हटाने के लिए एक भय की राजनीति हो रही है। चाहे वो सरकार कर रही है तो समर्थन विपक्ष भी कर रहा है। बराबर के दोनों दोषी हैं। मारी जा रही है देश की जनता। आवश्यकता है कि देश की जनता जागरूक होकर के उतरे, वरना इससे भी बुरी हालात आने वाले दिनों में, बुरी हालात से देश की जनता को
गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने जो है सरकार पर भी सवाल उठाए हैं और जनता को चेताया भी है कि अगर आप समय रहते नहीं सजग हुए तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा और घटित हो सकता है और बदतर स्थिति होगी। बिल्कुल सही कहा, हम उनके विचारों से सहमत हैं। वही स्थिति पूरे देश देश के इतने बड़े राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जो है इस तरह का जब बयान देते हैं तो वो बहुत कुछ मायने रखता है और बहुत कुछ कहता भी है। जी बिल्कुल। उसके बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगने वाला है। इतना मतलब अहंकार हो गया है। जी, इस अहंकार का बदला सरकार 2022 में बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ देगी। जी, और बिल्कुल हम लगातार कमलेश तिवारी हत्याकांड पर भी लगातार हम चर्चा करेंगे। हमें लगता है कि मीडिया ने भी बुला दिया है। शुरुआत में बहुत तमाम वीडियो चलाए, बहुत तमाम चीजें चलाई, लेकिन मीडिया जिस तरीके से भूल रहा है, क्या मीडिया की सिर्फ जिम्मेदारी एक ही तरफा हो जाती है या फिर उन विषयों को भूल जाना या उन सब्जेक्ट को भूल जाना जिन पर आप पहले काम कर चुके हैं? क्या उसकी सुध ही नहीं लेना है कि अब क्या हो रहा है? सरकार का दबाव होता है कि 2 दिन खबर चलाने, इससे ज्यादा नहीं चलानी है। एक हेडलाइन करनी है बस, उससे ज्यादा नहीं करनी है। लेकिन इतिहास कैसे माफ करेगा? बच्चे जब पूछेंगे तो उनकी विफलता की, उनकी कमजोरी की, उनकी नैतिक जिम्मेदारी की पोल खुलेगी। लेकिन बच्चे जब पूछेंगे कि कमलेश तिवारी की जब हत्या हुई थी तब आप वहां थे, लेकिन जब कमलेश तिवारी पर इंसाफ की बात हो रही थी तब कहां थे आप? जी बिल्कुल, बिल्कुल पीढ़ियां पूछेंगी। इसके लिए हम लोग दोषी कहे जाएंगे अगर इसकी चर्चा नहीं करते, उनको न्याय नहीं दिलाते हैं। जी, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जी, और आपका देश में कितनी मोमबत्तियां जली हैं, कितने लोगों ने आगे आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों को फांसी अब तक हो जानी चाहिए थी और इसमें तत्काल जो है कोई जरूरत नहीं थी इन लोगों को ज्यादा दिन तक खाना खिलाने की और बिरयानी खिलाने की। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हमने आवेदन दिया। कमलेश तिवारी हत्याकांड को फास्ट ट्रैक में चलाने के लिए हमने 2 बार कानून मंत्री को जाकर के मतलब आवेदन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया की तरफ से, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, मगर कोई कार्रवाई जानबूझकर नहीं की गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की अभी तक। सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठी? नहीं मानी उन्होंने। क्यों? उसमें राज खुल जाते। जी भाई, उनके साथ एक महिला दिखाई पड़ती है। आप अगर वीडियो देखेंगे हत्या का फुटेज तो रास्ते में एक महिला दिखाई पड़ती है जिसको पुलिस ने राहगीर करके टाल दिया है, जबकि वो महिला भारतीय जनता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की लखनऊ की पदाधिकारी रह चुकी है। तो हमने आईजी महोदय से पूछा था कि ये बताइए कि आज तक हमने किसी महिला को भगवा पहने हुए नहीं देखा, मुस्लिम महिला को, और जब वो रहती है लखनऊ के दूसरे कोने में तो अपराधियों के साथ कमलेश तिवारी के घर के पास क्या करने आई थी? जी, तो इस पर उन्होंने जवाब नहीं कहा आप वकील साहब कुछ भी कह सकते हैं, मगर हमारी एक मर्यादाएं हैं। वो राहगीर थी। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं जो अभी खुलने भी बाकी हैं, बहुत सारे राज है जो दफन है। अब तक क्या निकलता है अदालत में और फैसला क्या होता है, इसके लिए हमें शायद एक वक्त और शायद बहुत लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जब सहयोग नहीं करती हैं तो ऐसा ही होता है। पर जो स्लो सिस्टम है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में चला जाता है और वो धीरे धीरे फिर होता है और देर से मिला हुआ चैनल का आभार व्यक्त करेंगे और मतलब निवेदन भी करेंगे कि समय समय पर आप इसको चर्चा में लाइए, जिससे कमलेश तिवारी को वास्तव में न्याय मिल सके। देर से मिला हुआ इंसाफ भी अन्याय के बराबर ही होता है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरा हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए प्रयास रहता है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। इसके लिए मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूं कि ये चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की है, तो वहीं उनकी आवाज की जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया को कभी ना तो एक तरफा होना चाहिए ना दो तरफा। हम अगर बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें एक तरफा चीजें शोभा नहीं देती। हालांकि नेता, सच को समाज के सामने रखने की जिम्मेदारी आपको है। नेता कट्टर हो सकते हैं और कट्टर होना भी चाहिए, उनको संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में हर किसी को कट्टर होने का अधिकार है, लेकिन मीडिया को कट्टर नहीं होना चाहिए। मीडिया को अपने तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन सच के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए हर हाल में, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या फिर विपक्ष में। लेकिन
वो अगर राष्ट्र और समाज के साथ में अगर चीजें सही हो रही हैं तो उनको देखना चाहिए। ये स्वयं का भी विवेक हर व्यक्ति का होता है, सुशील वाजपेयी जी साहब। जी और हमें जी लगता बिल्कुल भी है, अगर हमें सामने पता है कि कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है जी तो हमें मालूम है कि वो गलत कर रहा है, हालांकि भले ही वो सही मार रहा हो अपनी नजर में, लेकिन हम उस समय उसको ही गलत बोलेंगे और बोलना भी जी चाहिए कि अगर आप जी सरेआम किसी को पीट रहे हैं तो हमारा हाँ काम है तो उसको रोकना भी और नहीं, उसको आपको डांटना। दिखाना वो गलत है उस समय, क्योंकि कानून का उल्लंघन कर रहा है, कानून की बिल्कुल व्यवस्था है हमारे यहाँ। जी। सुशील वाजपेयी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत बेबाकी से अपनी राय भी रखी और आपने केस के बारे में जो चीज हमारे दर्शकों को बताई, जो देश को बताया। मुझे लगता है जी कि तमाम लोग हर रोज यूट्यूब पर भी डालते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं कि कमलेश तिवारी के केस में आखिर क्या हुआ, लेकिन कमलेश जी तिवारी जी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति या उनकी पार्टी का प्रवक्ता कभी नेशनल टेलीविजन पर दिखाई नहीं देता, उनको आमंत्रित जी ही जी नहीं किया जाता। तो अब ऐसे बहुत में वो बहुत कहाँ तक धन्यवाद, पहुंच पाए? आपने आमंत्रित किया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आगे भी आप ऐसे प्रोग्राम रखें जिसमें हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को इसकी जानकारी हो कि उनके साथ क्या न्याय हुआ और कथित हिंदूवादी झूठी सरकार ने उस नेता के साथ कितना अत्याचार किया, कितनी कमियां थी जिसके कारण उनकी हत्या हुई। नहीं, मैं बिल्कुल अगली बार जो है बिल्कुल पूरे वीडियो फुटेज के साथ में और तथ्यों के साथ में आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ में एक बेहतर जी जो है कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करूंगा कि वो आकर के देशवासियों को बताएं, और यहाँ पर जी वो आकर अपील करती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि मीडिया मंच पर अगर आकर के आप अपील करते हैं देश से, चाहे वो कोई भी मीडिया मंच हो, तो वहां पर मुझे जी लगता है कि देश जगेगा और देशवासियों को भी आगे आना चाहिए और वो आगे आएंगे बिल्कुल। जी लेकिन जी आने के लिए मैं मंच देने के लिए तैयार हूँ, वो आने के लिए और अपील करने के लिए देशवासियों से तैयार हैं या नहीं है, ये नहीं उनको सोचना होगा। नहीं नहीं, तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार देखिए हैं। सुशील वाजपेयी साहब, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और जी आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल, और जय प्रेस जय कॉन्फ्रेंस श्री में राम, हम जय हर हिंदू रोज राष्ट्र। जिस तरीके से मिलते हैं, और कल फिर हम एक नए जी जय श्री राम, जय हिंदू शख्सियत राष्ट्र। के साथ में आप सबके साथ। जी जी बिल्कुल। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ऋषभ पंडित।